हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CR दास को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कार्य समिति बनाई थी। और इसकी रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य CR दास यानी चित्तरंजन दास को सौंपा गया था। इस समिति में महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद आदि सदस्य थे, लेकिन रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी CR दास को दी गई थी। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। काकोरी कांड कब होता है? 1925 में होता है। और काकोरी कांड 1925 में गिरफ्तार क्रांतिकारियों के बचाव हेतु एक बचाव समिति यानी डिफेंस कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसके साथ ही आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत आदि कई नेताओं ने भी कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फुकोकी, सियोकी, इंतु या सिकियापोनो। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? सही आंसर हो जाएगा इंतु नाम से करते हैं। चीनी लेखक और यात्रियों ने प्राचीन भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? तो याद रखिएगा इंतु नाम से किया है, जो हिंदू या इंद्र शब्द का रूपांतरण माना जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे
और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था, लेकिन दूसरे ही दिन यानी 9 अगस्त को ही सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसलिए इस आंदोलन को बिना नेतृत्व वाला आंदोलन भी कहा जाता है। ये है आपके अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना किसका आधार बना था? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए? तो माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था देश का विभाजन करना। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को आता है और मुख्य रूप से भारत के विभाजन पर आधारित था। इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। हालांकि इसने सत्ता के हस्तांतरण का मार्ग भी प्रशस्त किया था, लेकिन इसकी मूल विशेषता देश का विभाजन था। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। कर्पूरी मंजली यही सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्योंकि कर्पूरी मंजली हर्ष का पुस्तक नहीं है। कर्पूरी मंजरी को राजशेखर ने लिखा है। राजशेखर ने लिखा है। मालविकाग्निमित्र की बात कर लिया जाए, कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। तो कर्पूरी मंजली हर्ष की रचना नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर है। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे थे? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे थे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया? देखिए, तुर्मय मिस्र का राजा था जो अशोक के समकालीन था। अशोक का समकालीन तुर्मय था जो कि मिस्र का राजा था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कई यूनानी राजाओं का उल्लेख किया है और तुर्मय की पहचान मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस से की गई है, जो अशोक के समकालीन था। नेक्स्ट कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्मा समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाया था और राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में लॉर्ड विलियम वेंटिक की सहायता की थी। अकबर द्वितीय की बात कर लेते हैं तो ये शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? देखिए, कालीबंगा की बात कर लिया जाए तो ये राजस्थान में स्थित सिंधु कालीन स्थल है। रोपड़ पंजाब में है
पंजाब में है और लोथल गुजरात में है। और ये सभी सिंधु कालीन स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु कालीन स्थल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, धौलावीरा, वनावली और राखीगढ़ी शामिल है, जो पाकिस्तान और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैले हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1760, 5 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 या 5 नवंबर 1556। राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। और यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ये किसके पुत्र थे? चिम्माजी और रखमाबाई के पुत्र थे। अहमद शाह अब्दाली के सहयोगी कौन कौन थे? द्वाब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पर साथ दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस युद्ध में बालाजी के कौन से पुत्र मारे गए थे, तो याद रखिएगा विश्वास राव मारे गए थे। अगला सवाल है आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो, बेंगलुरु, बर्लिन या दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो में था। आजाद हिंद फौज का गठन मूल रूप से 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर से इसका पुनर्गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में आईएनए की कमान संभाली थी और बाद में इसे रंगून स्थानांतरित कर दिया था, जहां से यह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया था। आइए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? 1863, 1892, 1881 या 1894? राइट आंसर हो जाएगा 1893। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। क्लियर? और इसे स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था और उन्होंने ऐतिहासिक भाषण से भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन की झलक दुनिया को दिखाई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति और सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश दिया था। और अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से किया था और जिसने श्रोताओं का दिल जीत लिया था। अगला कर लेते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा करते रहना चाहिए दोस्तों। तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या पंचतंत्र की कहानियां? राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता की गुफा जातक कथा से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकला में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, लिखा गया है। अगला कर लेते हैं।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। बिल्कुल सही कथन है। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ पर दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वहां कपास के वस्त्र बनाए जाते थे और यह सभ्यता मुख्य रूप से लौकिक यानी धर्मनिरपेक्ष थी, जिसमें धार्मिक तत्व तो मौजूद थे, इसके बावजूद भी वर्चस्वशाली नहीं थे। वहां बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, बल्कि सामान्य जीवन और व्यापार वाणिज्य पर अधिक जोर था, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता बनाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक कितने हैं? 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में भगवान बुद्ध की उपदेश और प्रवचन दिए गए हैं। विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें मठवासी जीवन के नियम और अनुशासन से संबंधित है। अभिधम पिटक की बात कर लिया जाए तो इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।